खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये पंक्तियां सुनते ही ना, सच कहूं तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे दिमाग में तुरंत एक ऐसी निडर योद्धा की तस्वीर बन जाती है जो अपनी पीठ पर एक छोटे से बच्चे को बांधे दुश्मनों के बीच तलवार चला रही हैं। लेकिन इस मशहूर कहानी के पीछे का असली ऐतिहासिक सच आखिर क्या है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की पूरी कहानी को बिल्कुल करीब से समझेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और उनका अमर बलिदान। आज हम उनके जन्म से लेकर उस महान आखिरी युद्ध तक का पूरा सफर तय करेंगे। एक असाधारण बचपन से लेकर एक कुशल प्रशासक और फिर एक विद्रोही नेता बनने तक का पूरा ऐतिहासिक विवरण आज हमारे सामने होगा। तो आइए शुरू करते हैं मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई तक के इस दिलचस्प सफर से। 1828 में वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका तांबे, जिन्हें सब बड़े प्यार से मनु कहते थे, उनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं रही। 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से उनकी शादी हुई और उन्हें नाम मिला लक्ष्मीबाई। फिर 1851 में एक बेटे का जन्म हुआ। लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन महज 4 महीने में ही उस बच्चे का निधन हो गया। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, 1853 में महाराजा गंगाधर राव भी चल बसे। जरा सोचिए, इतने कम समय में किसी पर दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा होगा। अब एक बात पर गौर कीजिएगा, 19वीं सदी में एक ब्राह्मण विधवा से समाज क्या उम्मीद करता था? यही ना कि वो एक कोने में रहे, घर की 4 दीवारी में अपना जीवन काट दे। लेकिन मणिकर्णिका की वास्तविकता इससे कोसों दूर थी। वो मराठी और फारसी भाषाओं में साक्षर थीं। बिठूर में नाना साहब और तात्या टोपे जैसे भावी विद्रोही नेताओं के साथ बड़े होते हुए उन्होंने घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी की गजब की ट्रेनिंग ली थी। और यही असाधारण शुरुआत आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाली थी। लेकिन रानी का असली संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ तब शुरू होता है जब डलहौजी की अन्यायपूर्ण हड़प नीति झांसी पर लागू होती है। ये वो नीति थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। सीधे शब्दों में कहें तो अंग्रेजों का ये नियम था कि अगर किसी भारतीय शासक का अपना खुद का सगा बेटा नहीं है तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य हड़प लेगा। महाराजा के निधन से ठीक पहले उन्होंने दामोदर राव नाम के एक बच्चे को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने पूरी निर्दयता से इस गोद लिए हुए बच्चे को झांसी का वारिस मानने से ही इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। 1854 में उन्होंने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन पकड़ा दी गई और आदेश दिया गया कि तुरंत झांसी का मुख्य किला खाली कर दें। हद तो तब हो गई जब उनके दिवंगत पति द्वारा लिए गए 36,000 रुपये के राजकीय ऋण का बोझ भी सीधे रानी पर थोप दिया गया। ये बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक दबाव था, लेकिन रानी झुकने वालों में से नहीं थी। उन्होंने इसका डटकर विरोध किया। और इसी तनाव के बीच आता है 1857 का महान ऐतिहासिक विद्रोह, जिसने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। 1857 की गर्मियों में विद्रोह की आग झांसी तक भी पहुंच गई। वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी और किले में शरण लिए हुए लगभग 60 से ज्यादा ब्रिटिश अधिकारियों, महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम हो गया। अब देखिए, यहां एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बहस है। क्या रानी ने इस नरसंहार की योजना बनाई थी? ब्रिटिश अधिकारियों को तो यही लगता था, लेकिन कई ऐतिहासिक दस्तावेज और खुद रानी के लिखे गए खत ये बताते हैं कि सैनिकों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था और वो पूरी तरह से असहाय थीं। इस एक्सप्लेनर में हम किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इसी घटना की वजह से अंग्रेज रानी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठे। जब बागी सैनिक झांसी से दिल्ली की ओर चले गए तो प्रशासन पूरी तरह चरमरा गया था। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई ने आगे आकर कमान संभाली। उन्होंने बहुत ही तेजी से एक विशाल सेना तैयार की और दिलचस्प बात यह है कि इसमें महिलाओं की भी एक पूरी सैन्य टुकड़ी शामिल थी। उन्होंने न सिर्फ झांसी का कुशल प्रशासन चलाया, बल्कि सिंधिया और ओरछा जैसे पड़ोसी राज्यों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। वो सिर्फ रानी नहीं थी, वो एक बेहतरीन सेनापति साबित हो रही थी। लेकिन ये शांति बहुत दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। अब हम बढ़ते हैं झांसी से ग्वालियर के उस रोमांचक और खतरनाक सफर की ओर। मार्च 1858 मेजर जनरल ह्यू रोज अपनी भारी भरकम ब्रिटिश सेना लेकर झांसी आ धमका और किले की घेराबंदी कर दी। रानी की सेना ने, जिसमें उनकी कमाल की महिला तोपची भी शामिल थीं, कई हफ्तों तक किले को बचाए रखा। तात्या तोपे भी मदद के लिए आए, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। और फिर वो हुआ जो इतिहास में अक्सर होता आया है, एक धोखा। दूलाजू नाम के एक तोपची ने अंग्रेजों से रिश्वत लेकर किले का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद ब्रिटिश सेना अंदर घुस गई और शहर में भयंकर मारकाट मच गई।
सब कुछ तबाह हो रहा था, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का घना अंधेरा है, चारों ओर मौत का तांडव चल रहा है, और रानी अपने छोटे से दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर कसकर बांध लेती हैं और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे ब्रिटिश घेरे को चीरते हुए किले से बाहर निकल जाती हैं। ये किसी सिनेमा के सीन से कम नहीं था, और मकसद सिर्फ एक था, आज़ादी की लड़ाई को जारी रखना। झांसी से बचकर वो कालपी पहुंची और वहां तात्या टोपे और राव साहब की सेनाओं के साथ मिल गईं। हालांकि जनरल रोज की सेना वहां भी पहुंच गई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहीं पर रानी की असली कूटनीतिक सूझबूझ नजर आती है। जब उन्हें लगा कि उनके पास एक संगठित सेना नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया, सीधे ग्वालियर के रणनीतिक किले पर कब्जा करने का। उन्होंने ग्वालियर के सैनिकों को अपने साथ मिला लिया और बिना किसी बड़े खून खराबे के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। ये एक शानदार जीत थी, लेकिन जनरल रोज इस खतरे की गंभीरता को समझता था। वो अपनी सेना लेकर ग्वालियर की ओर दौड़ पड़ा। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे आखिरी और भावुक अध्याय पर। 17 और 18 जून 1858। ग्वालियर के पास कोटा की सराय का वो मैदान। रानी किसी सुरक्षित महल की बालकनी से युद्ध नहीं देख रही थीं। वो सीधे रणभूमि के बीचों बीच थीं, पूरी तरह से एक पुरुष सैनिक की पोशाक पहने हुए, धूल और खून के बीच अपनी घुड़सवार सेना का नेतृत्व करते हुए वो दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ी थीं। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक वो दृश्य अकल्पनीय था। अपने घोड़े की लगाम को दांतों में दबाकर और दोनों हाथों में तलवारें लेकर रानी अंग्रेजों की 8वीं हुसर्स घुड़सवार टुकड़ी से अकेले ही भिड़ गईं। बहुत ही भीषण लड़ाई हुई। उन्हें एक गोली लगी और फिर एक ब्रिटिश सैनिक की तलवार का गहरा वार उनके सिर पर लगा। वो बुरी तरह घायल हो चुकी थीं। रानी को पहले से पता था कि अगर अंग्रेज उनके शरीर को पा गए तो वो उसे अपनी जीत की ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित करेंगे। इसलिए उनका स्पष्ट आदेश था कि कोई अंग्रेज उनके शव को हाथ न लगाए। उनके घायल होते ही उनके सबसे वफादार साथी उन्हें एक सुरक्षित जगह ले गए और तुरंत उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अपनी मृत्यु में भी रानी ने अंग्रेजों को पूरी तरह से खाली हाथ रखा। ये उनकी एक बहुत बड़ी और अंतिम जीत थी। 18 जून 1858 को महज 23 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया। लेकिन इतिहास में उनकी जो अमिट विरासत रह गई, आइए अब उसे समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। जिस ब्रिटिश प्रेस ने उन्हें लगातार जेजेबेल ऑफ इंडिया और न जाने क्या क्या कहकर बदनाम किया था, उन्हीं के सबसे बड़े दुश्मन जनरल ह्यू रोज ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा। रोज ने माना कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता में लाजवाब थीं और वो विद्रोहियों में सबसे बेहतरीन और सबसे बहादुर थीं। जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी बहादुरी की कस्में खाएं, तो समझ लीजिए आपका कद कितना बड़ा था। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वो भारतीय राष्ट्रवाद का एक सर्वोच्च प्रतीक बन गई। लगभग 80 साल बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाई, तो महिलाओं की टुकड़ी का नाम उन्हीं के सम्मान में रानी झांसी रेजिमेंट रखा। आज भी वो सिर्फ आज़ादी की लड़ाई की एक महान नायिका नहीं है, बल्कि एक ऐसी अमर नारीवादी प्रतीक हैं जिन्होंने 19वीं सदी के तमाम रूढ़िवादी बंधनों को तोड़कर अपनी शर्तों पर जीवन जिया और देश के लिए अपनी जान दे दी। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई अपना साम्राज्य हार गईं, वो अपना जीवन भी हार गईं, लेकिन क्या वास्तव में वो हार गई थीं? क्या सच्ची जीत का मतलब सिर्फ किसी युद्ध के मैदान में जिंदा बच जाना होता है, या फिर एक ऐसा बलिदान देना होता है जो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को अपने हक और अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़े होने की प्रेरणा दे? इस विचार पर जरूर सोचिएगा। आज के इस डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।